नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो गमगीन कर देने वाली है। भोपाल से आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ग्वालियर आपको लिए चलते हैं, जहां पर अनंत यात्रा पर राजमाता अब चल पड़ी हैं और उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का कल निधन हो गया था। उनकी मां ने कल सुबह लगभग 9:30 बजे आखिरी सांस ली थी और राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तमाम वीवीआईपी के साथ साथ ग्वालियर और आसपास के तमाम लोग जो उनको महारानी कह के संबोधित किया करते थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आपको जो भीड़ नज़र आ रही है, इस भीड़ में ग्वालियर की जनता है, इस भीड़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं, इस भीड़ में आम जनता के साथ साथ तमाम खास लोग भी हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं राजनीतिक जगत के। आज सभी लोग इस अनंत यात्रा में, माधवी राजे के इस अनंत यात्रा में उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के बाद अब उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। अंतिम दर्शन करने के लिए राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर महल में रखा गया था और अब महल से छतरी के लिए राजमाता की अंतिम यात्रा ये शुरू हो चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ था और राजनीतिक जगत से जुड़े हुए कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपनी मां की सेहत को लेकर चिंतित रहते थे और पिछले 3 महीने से वो अस्पताल में भर्ती भी थी। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कल सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली और अब अनंत यात्रा पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। तो बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो आप देख पा रहे हैं, ये उसी अनंत यात्रा की गवाही दे रही है। अंतिम यात्रा जो राजमाता माधवी राजे सिंधिया की चल रही है इस वक्त ग्वालियर में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, राजमाता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इसी भीड़ में हैं और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के भी कई नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर पर साफा बांधे हुए, नरोत्तम मिश्रा नज़र आ रहे हैं, वीडी शर्मा नज़र आ रहे हैं। तो तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के और देश के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सिंधिया परिवार के लिए कठिन दौर है मौजूदा वक्त। सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब इस दुनिया में नहीं रही और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। कुछ देर में छतरी पर, जहाँ पर सिंधिया राजघराने में जितने भी लोगों का निधन हुआ है, यहीं पर सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और 2001 के बाद एक बार फिर से सिंधिया परिवार पर ये दुखों का पहाड़। लंबे वक्त से बीमार थीं राजमाता माधवी राजे सिंधिया और अब अपनी अंतिम यात्रा में जा रही हैं। आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मां को वो अंतिम विदाई देने के लिए लगातार मौजूद हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, प्रद्युम्न सिंह तोमर आपको नज़र आ रहे हैं, सिंधिया आपको बीच में नज़र आ रहे हैं। हाथ में उन्होंने जो एक दायित्व होता है उसको निभाते हुए जिम्मेदारी निभा रहे हैं एक माँ की। जयभान सिंह पवैया नज़र आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ठीक उनके पीछे हैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह, जो कि अब अंतिम संस्कार के लिए छतरी पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने लगातार ग्वालियर से, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार, अंतिम सफ़र पर राजमाता निकल पड़ी हैं और उनके साथ साथ पूरा शहर मानो साथ चल रहा हो
उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। राजनीति में तो वो नहीं आई, हालांकि कई बार ऐसा कहा गया कि कोशिशें ज़रूर हुई, लेकिन माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज़रूर ये बात चली थी कि शायद राजमाता माधवी राजे सिंधिया भी राजनीति में आएंगी, लेकिन फिर सिंधिया ही आगे आए और पिता की विरासत, परिवार की विरासत भी संभाली और आज एक बेटे का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में कई और मंत्री भी हैं और बड़ा भावुक कर देने वाला ये पल होता है। एक माँ का जाना एक बेटे के लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है और हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी माँ उन्हें याद आएंगी। चुनावी व्यस्तता के चलते उन्होंने जितना संभव था कोशिश की, मुलाकातें हुई। बीच में एक बार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पूरा परिवार उस वक्त दिल्ली पहुंच गया था। अब जब ये खबर आई कल सुबह 9:30 बजे, उसके बाद से पूरा ग्वालियर अंचल गमगीन है, पूरा सिंधिया परिवार इस समय गमगीन है और राजनीतिक जगत के तमाम बड़े लोग, बड़े चेहरे राजमाता माधवी राजे सिंधिया को अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है और साथ ही साथ ये अंतिम यात्रा जिसकी तस्वीर हम आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और उससे भी बड़ा ये हुजूम, ये अंतिम यात्रा राजमाता की। ग्वालियर के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि महल से क्या नाता है ग्वालियर वालों का और लगभग 23 सालों के बाद ऐसी ही तस्वीर फिर दिखाई दे रही है। ये दुखदाई है। माधवराव सिंधिया का जब आकस्मिक निधन हुआ था, मैनपुरी में प्लेन क्रैश हुआ था 2001 में और उस वक्त भी ये जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी। एक पिता के जाने का गम था और अब माँ का साया भी उठ गया है। तो ये सिंधिया परिवार के लिए बेहद दुखद क्षण है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहाँ पर अंतिम सफ़र पर हैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया। बड़ी संख्या आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी भीड़ यहाँ पर दिख रही है और ग्वालियर ही नहीं, उसके आसपास के तमाम अंचलों से, चाहे वो चंबल संभाग हो, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी हो या फिर देश की राजधानी हो, प्रदेश की राजधानी हो, तो देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर ग्वालियर पहुँचे हुए हैं। और आज एक बेटे के लिए बड़ा कठिन दिन होता है जब उसकी हर एक बात की परवाह करने वाली उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती। तो अनंत यात्रा पर माधवी राजे सिंधिया, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्वालियर से। तो अंतिम सफर पर हैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया और बड़ी संख्या में लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में अंतिम संस्कार भी होगा। तो माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद ये पूरा सिंधिया परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि मिशन उत्तर प्रदेश में हैं। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से होकर ही गुजरता है, लेकिन ये बात जरूर है कि यूपी में मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। पीएम मोदी लगातार एक दिन में 4 सभाएं कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के खासतौर से पूर्वांचल पर पीएम मोदी की नजर है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। देश में जब सपा कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का ही लाभ हुआ।
देश के प्रधानमंत्री आजमगढ़ में विपक्षियों पर निशाना साध रहे थे तो जनता मोदी मोदी का नाम लेते नहीं थक रही थी। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 2019 में आलम कुछ और था। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली है। इस दौरान वो विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। 5वें चरण की वोटिंग से पहले ही पीएम का पूर्वांचलाना जाहिर कर रहा है कि बीजेपी के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में 6ठे और 7वें चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में पूर्वांचल का सियासी समीकरण समझना जरूरी हो जाता है। पूर्वांचल का सियासी समीकरण, पूर्वांचल में 26 सीटें आती हैं। 20 सीटों पर पिछड़ों का दबदबा है। 20 में से 16 बीजेपी ने जीती थी, 4 पर बीएसपी ने किया था कब्जा। पीएम मोदी 2 दिन ताबड़तोड़ 6 रैलियां करके कई सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री की यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा रैलियां होंगी। इनमें लालगंज और जौनपुर भी शामिल है, जिस पर बीएसपी का कब्जा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार पीएम मोदी का मैजिक पूर्वांचल की जनता पर चलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जहां पर दफ्तर में इन दिनों रिनोवेशन हो रहा है। कांग्रेस के संगठन में बदलाव से पहले दफ्तर को बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है और करीब 5 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दफ्तर में कैबिन अलॉट कर दिया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के ही स्थान पर सिंघार बैठेंगे। वहीं जीतू पटवारी भी तीसरी मंजिल पर ऑफिस को रिनोवेट करा रहे हैं। पुराने फर्नीचर व्यवस्थाओं को बदलकर वास्तु के हिसाब से केबिन तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर में बदलाव को लेकर जायजा लिया है विस्तार न्यूज संवाददाता विवेक पांडे ने। देखिए। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के करीब 5 महीने के बाद आखिरकार कांग्रेस दफ्तर में नेता प्रतिपक्ष का कमरा तैयार हो गया है। उमंग सिंघार ग्राउंड फ्लोर पर बैठेंगे। उमंग सिंघार के नए बैठने की व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा रही है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पहले पुराने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कमरा था, लेकिन अब पूरी तरीके से नए रूप में इसको तैयार किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो कैबिन बना हुआ है ये बेहद दिलचस्प है। आप देखेंगे कि उनके बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पहले गोविंद सिंह बैठते थे, लेकिन पूरी तरीके से नई कुर्सी, नए सोफे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में की गई है। एक नया ठिकाना यहाँ पे उमंग सिंघार का तय हो चुका है। उमंग सिंघार कुछ ही दिनों में यहाँ पे बैठेंगे और तमाम सारे विधायकों से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में लगातार बदलाव के आसार हैं और लगातार बदलाव की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं। इससे पहले बदलाव होंगे, उससे पहले नेताओं के ठिकाने भी तय किए जा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है और सबसे पहले अध्यक्ष ने अपने ही कैबिन से शुरुआत कर दी है। जीतू पटवारी का ये दफ्तर है और जीतू पटवारी इसी कैबिन में बैठते हैं। यहाँ के पुराने फर्नीचरों को हटा दिया गया है, नए सिरे से नई तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जीतू पटवारी इस ऑफिस में बैठते थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर थे ये सब पूरे हटा दिए गए हैं। इसको पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी के दफ्तर के बाहर यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये पूरी तरीके से वास्तु दोष को हटाने की कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर में निगेटिविटी ना पैदा हो और इसके अलावा पॉजिटिविटी पैदा की जा सके। लेकिन एक बड़ी बात है कि जीतू पटवारी कह चुके हैं कि कांग्रेस
का दोष ये है कि कांग्रेस बीजेपी को ना दे दोष दे, कुछ तो कमियां कांग्रेस में रही होंगी और यही कारण है कि संगठन में बदलाव करने की ज़रूरत है। और बदलाव से पहले जीतू पटवारी अपने दफ्तर को रेनोवेट कर रहे हैं, जिससे वो पूरी तरीके से सकारात्मक तरीके से यहाँ पर बैठक कर सके और तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर सके। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। जी हाँ, तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे कांग्रेस दफ्तर से। और अब बात करते हैं, चुनाव अभी बाकी हैं। ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि इसके पीछे वजह है, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर चुनाव होंगे। क्यों होंगे चुनाव और क्यों बाई इलेक्शन की बात की जा रही है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर तो तय माना जा रहा है। साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। शिवराज जीते तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे कार्तिकेय। विदिशा से यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो बुधनी विधानसभा पर चुनाव होगा। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसे शिवराज के गढ़ का हस्तांतरण माना जाएगा, यानी आलाकमान के लिए उम्मीदवार का चयन मुश्किल होगा। 3 सीटों पर तय है उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 कांग्रेस विधायकों ने कुछ दिन पहले ही पाला बदला है। तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अमरवाड़ा, बीना और विजयपुर में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होंगे। हालांकि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। विधायक भी लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। मरकाम डिंडोरी से विधायक हैं। उधर उज्जैन लोकसभा से तराना विधायक महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक कुंदेलाल मार्को मैदान में हैं। सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया है। भिंड से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जो कि भांडेर से विधायक, यानी इन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता तो उपचुनाव फिर होंगे। मिलाकर 7 ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह वाली सीट और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट पर भी राज्यसभा के लिए उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाले क्षेत्र बुधनी, जहां से वो विधायक हैं, अगर वो विदिशा से लोकसभा जीतते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र में स्थान मिलेगा। और ऐसे में बुधनी से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा यह अहम होगा। क्या उनके बेटे कार्तिकेय को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या किसी दूसरे नाम पर विचार करती है? यह देखना दिलचस्प होगा कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी किसे चुनेगी। उधर उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। अब ये दिलचस्प होगा कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाती रही है वो किसको टिकट देगी बुधनी में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा ये भाजपा में नेतृत्व तय करता है, भाजपा का संगठन तय करता है। अब परिवारवाद के आधार पे तो कोई भाजपा में टिकट मिलते नहीं है। भाजपा में तो उस व्यक्ति को टिकट मिलता है जो जनता के बीच में सक्रिय रहता है, समाज सेवा करता है, जन सेवा करता है, भाजपा के लिए काम करता है, जनता के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भाजपा संगठन जो जनता की पसंद होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, टिकट देगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटें विधानसभा में खाली हो जाएंगी। 4 जून के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का शोर कुछ सीटों पर कुछ महीनों के बाद फिर से सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां के कोडरमा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। कई विधवा हुई, कई के परिवार उजड़ गए, कई के खानदान खत्म हो गए, लंबी खून की नदियां बहाई गई। आजादी के बाद ये कलंकित करने का कारनामा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और उनके साथ वालों ने किया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है और कितनी बेशर्मी के साथ बोलते थे। अरे धारा 370 हटाना असंभव है, ये कांग्रेस के लोग कहते थे। और धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे
बात के लिए गौरवान्वित होते हैं कि अगले दौर में जब भारत का अब इतिहास लिखा जाएगा, इस देश में एक ऐसी सरकार, एक गरीब परिवार वाला व्यक्ति, अब गरीब होना अपराध है क्या? आप अपराध है क्या? गरीब आदमी अपने जीवन को ऐसे देश सेवा में दान करता है, पूरा जीवन अपनी देश में लगाता है और इस देश में वो काम करता है जिसके माध्यम से अगर एहसान माने तो ये जीवन भी कम पड़ जाए। आप बताओ, इस देश में आदि घटना होती थी 2014 के पहले, और ये कांग्रेस वाले सारे लोग बड़ी बेशर्मी से बहाते थे कि हम क्या करें, ये पाकिस्तान आतंकवादी आते हैं, हम क्या करें, ये पाकिस्तान वाले भी नहीं है, हम इनसे बात करेंगे, इनको समझाएं। ये वो सारी बातें जो एक कायर आदमी, मैं आज इस वीरों की धरती पे बताना चाहता हूं, आपने 2014 में वोट दिया और वोट क्या दिया? आपने नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करके जो कमल खिलाया कि दुश्मन के घर में जाकर के मार करके ठिकाने लगाया कि नहीं लगाया? अरे लातों के भूत कभी बातों से मानते हैं क्या? बता, मानते हैं क्या? वो दिन है कि आज का दिन है? एक बार 2-2 बार घर में घुस के मारा, या तो कन्हैया ने कृष्ण अपने कंस को घर में घुस के मारा था 5000 साल पहले। कंस बहुत ताकतवर था, कितने अपराध किए, वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया, कुर्सी के लिए क्या क्या थे लोग, ये उस समय का भी उदाहरण था। लेकिन एक यदुवंशी ने सारे कष्टों को एक झटके के साथ हाथ के मुक्के से मार के कंस का अंत किया था। हमारे लिए वो रिकॉर्ड भी याद है। और इतना ही नहीं, ये सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये भी इतिहास है दुनिया के सामने कि कंस को मारने के बाद की बहन जी शिक्षा मंत्री है। हमको इस बात की खुशी है कि हम उस वंश से आते हैं जहां कंस को मारने के बाद को लात मार करके दुनिया का पहला रिकॉर्ड बना है कि भगवान शिक्षा को देते हैं और उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। ये इतिहास भी हमारे सामने है। और शिक्षा भी कैसी शिक्षा? 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, जीवन में जो भी हो सकता है वो सब सीखा। और सीखने के बाद पूरे जीवन में धर्म युद्ध के आधार पर धर्म मार्ग को देश चलाने के लिए आगे बढ़े। हमें तो भगवान कृष्ण की नीति का वर्णन कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और एक बार फिर से आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया अपनी अंतिम यात्रा में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, एक बेटे का फर्ज कर्तव्य निभा रहे हैं। और एक हुजूम जो आप देख पा रहे हैं विस्तार न्यूज़ के इस फ्रेम में, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर राजमाता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। अंतिम यात्रा लगातार जारी है और ये छतरी जहाँ पर राजमाता का अंतिम संस्कार होगा, थोड़ी देर में राजमाता पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। वहाँ पर पार्थिव देह पहुँच चुका है और अंतिम यात्रा यहीं आकर थम जाएगी और कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी राजमाता माधवी राजे सिंधिया। तो जन सैलाब एक तरफ तमाम दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के सरकार में मंत्री, संगठन के बड़े पदाधिकारी, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार नम आँखों से अपनी मां को मन ही मन याद कर रहे हैं। उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद आ रहा है और एक बेटे के लिए बड़ा कठिन ये दौर होता है, कठिन वक्त होता है जब उसकी मां उसके साथ या उसके पास अब नहीं रहती हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो वही विचार इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में चल रहे होंगे
कि कैसे वो माँ के साथ बातचीत करते थे, समय बिताते थे, अपनी हर एक बात बताते थे। लेकिन ये यथार्थ है, इसे टाला नहीं जा सकता। और 3 महीने के एक लंबे संघर्ष के बाद बीमारी से जूझते हुए राजमाता माधवी राजे सिंधिया का कल सुबह 9:30 बजे लगभग निधन हुआ था। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया अंतिम संस्कार के जो क्रियाकलाप होते हैं, जो दायित्व होते हैं, उसका निर्वहन करते हुए और कुछ ही देर में राजमाता को मुखाग्नि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तस्वीरें आपके सामने, एक ग्वालियर की छतरी इसे कहा जाता है और सिंधिया राजघराने में, सिंधिया परिवार में आज बेहद दुखद दिन है। राजमाता के नाम से जानी जाती थी माधवी राजे सिंधिया, राजनीति से दूर लेकिन अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए अपने बच्चों की देखरेख और साथ ही साथ ग्वालियर की जनता के साथ उनका अपार प्रेम, इसने ऐसा कि लोग चर्चा भी करते थे और यही बात है कि अब उन्हें याद भी कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं इनमें कई सारे चेहरे ऐसे होंगे जिनको आप पहचानते भी होंगे और हज़ारों हज़ार चेहरे ऐसे हैं जो आसपास से यहाँ पर आज एक बार दर्शन हो जाएं, राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंतिम संस्कार बस होने ही जा रहा है, जो पूरी प्रक्रिया होती है उसका पालन होगा और 16 संस्कार जिसे कहा जाता है, अंतिम संस्कार सबसे आखिरी और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर नज़र आ रहे हैं और गोविंद सिंह राजपूत अभी दिख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। कुछ ही देर में राजमाता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें आपको लगातार ग्वालियर से दिखा रहे हैं और राजमाता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संभवतः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हुए हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को उन्होंने हाथ जोड़कर नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाआर्यमन वहाँ नज़र आ रहे हैं। आज उनकी दादी का देहांत हुआ है कल और आज अंतिम यात्रा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। ग्वालियर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एमपी के सीएम आज झारखंड दौरे पर थे और वहाँ से सीधे ग्वालियर पहुँचे हैं और ग्वालियर में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की माँ, सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया को हाथ जोड़कर नमन करके श्रद्धांजलि दी है। तो एमपी के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं। ग्वालियर से तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अनंत यात्रा पर राजमाता और ये वो जो दिन है बेहद दुखद है सिंधिया परिवार के लिए, ग्वालियर की जनता के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन्हें नमन किया है और श्रद्धांजलि दी है। तो कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी राजमाता माधवी राजे सिंधिया। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाआर्यमन नज़र आ रहे हैं और आप देखेंगे कि राजसी जो परंपरा है उसी परंपरा के तहत, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राजमाता का अंतिम संस्कार कुछ देर में होगा। तो बड़ा जनसैलाब लगातार यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया था आज सुबह से ही। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस से भी कई नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब कुछ देर में जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी राजमाता माधवी राजे सिंधिया तो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये छतरी सी तस्वीर और ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव, जयवान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंतिम दर्शन उन्होंने किए हैं, अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए हैं और 3 महीने बीमारी से जूझते हुए कल राजमाता का निधन हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कुछ देर में पंचतत्व में विलीन होंगी राजमाता माधवी राजे सिंधिया। तस्वीरें आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं। आज वो उस दुख को झेल रहे हैं, उस कष्ट को सहन कर रहे हैं जो एक बेटे के लिए सबसे बड़ा कष्ट माना जाता है। तस्वीरें ग्वालियर से आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पंचतत्व में उनका पार्थिव देह विलीन हो जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ग्वालियर की छतरी में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। 1966 में उनका विवाह माधवराव सिंधिया से हुआ था। राजमाता के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री भी थे, तो राजघराने से ताल्लुक़ रखती थीं और राजघराने से ही उनका विवाह हुआ। और अब कल उनके निधन के होने के बाद अंतिम संस्कार अनंत यात्रा पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। ओडिशा के बरगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि ओडिशा में भी बीजेपी की लहर चल रही है। देखिए। मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है और आप किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, 7 मई को छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद बहुत से लोग, हमारे मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम सब उड़ीसा में लगे हैं और हम भी आज चौथा दिन है। इसके पहले 3 दिन आ चुके हैं, आज ये चौथा दिन है और अभी दूसरी सभा यहाँ पर हुई है बीजेपुर में। अभी एक और सभा है बलांगीर लोकसभा में। तो 4 दिन में अनेकों सभा अटेंड किया और हम कह सकते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, जिस तरह से सभाओं में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है और जो उत्साह है उन लोगों में, तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर प्रदेश में परिवर्तन होगा और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सांसद में तो जीतेंगे ही जीतेंगे, काहे कि जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक चीज़ देखने को मिला कि आपने हाथ में धान की बाली उठाकर बोला कि धान की कीमत 3100 रुपये मिलेगी। यही फार्मूला आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी अपनाया था? हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे हैं। 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का। और यहाँ के घोषणा पत्र में भी है इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो उड़ीसा के जो हमारे चाषी हैं, किसान हैं, उनको भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत मिलेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने हमसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के नेता अपने पार्टी के पक्ष में दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश की सियासत कम नहीं हुई है, लेकिन अब प्रदेश में एक कार्टून पोस्टर या वीडियो लगातार सामने आया जिस पर सियासत गर्म हो गई है। वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर विभाजनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार कार्टून वॉर जारी है। कार्टून के जरिए राजनीतिक दलों ने एक दूसरे की खींचतान की, लेकिन अब चुनाव थमने के बाद भी कार्टून वीडियो जारी होने का सिलसिला नहीं थम रहा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी एक हिंदू महिला का पर्स मुस्लिम को देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जारी होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस संचालक प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी वाले विभाजनकारी वीडियो जारी करते हैं। बीजेपी का यही चरित्र पार्टी को ले डूबेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है।
देश इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 379 सीटें जहां पर वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले लूटेगा। कांग्रेस का बयान सामने आते ही बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि देश की जनता कांग्रेस को बेहतर पहचान चुकी है। जो कांग्रेस विभाजनकारी नीति की बात कर रही है, उसी कांग्रेस ने विभाजनकारी नीति बनाई है। देश की जनता कांग्रेस को बेहतर पहचान चुकी है, बेहतर जान चुकी है कि किसकी विभाजनकारी नीति वर्षों वर्षों तक देश के अंदर में रही है और किसने कर्नाटक के अंदर में क्या किया, किसने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अंदर में क्या किया, और समय समय पर देश के अंदर में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार की नीति जनता से छुपी नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रदेश की सियासत में कार्टून वीडियो का जिक्र होते आ रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कार्टून वीडियो जारी कर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन अब जब प्रदेश में चुनाव थम गया है, तीनों चरण में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी कार्टून वीडियो जारी करने के बाद अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही दल एक दूसरे का वीडियो जारी कर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्टून वीडियो जारी करने का जो सिलसिला है कब तक थम पाता है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। राइस मिलिंग घोटाले में एक और गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने आरोपी रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं रोशन चंद्राकर को कल ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तो एक बड़ी कार्रवाई राइस मिलिंग घोटाले को लेकर, जहां पर एक के बाद एक तमाम परतें खुल रही हैं और ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और खास बात यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही आरोपी रोशन चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी कार्रवाई जुड़ी हुई है राइस मिलिंग घोटाले से जुड़ी हुई, और राइस मिलिंग घोटाले में एक गिरफ्तारी और की है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं रोशन चंद्राकर। तो बड़ी कार्रवाई ईडी ने यहां पर की है। लगातार एक के बाद एक यहां पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी जो पूछताछ जारी है। ईडी लगातार गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई सारे नामों का खुलासा कर रही है और अब इस राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आपके सामने कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। राइस मिलिंग घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने आरोपी रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जाएगी जिस तरह से इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है, कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे या अभी तक गुमनाम वाले वो चेहरे जिनका नाम सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि कोई भी घोटाला अकेला शख्स नहीं कर सकता है। इसके पीछे कई सारे लोग होते हैं। एक सिंडिकेट के तौर पर ये लोग काम करते हैं और किसी योजना में या किसी काम में घोटाले को फिर अंजाम देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था राइस मिलिंग घोटाले में, जिसमें ये कार्रवाई की गई है। तो खबर लगातार आपको बता रहे हैं, रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूछताछ भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट अगर रिमांड देता है तो फिर उसके बाद पूछताछ की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ का राइस मिलिंग घोटाला। खबर रायपुर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन की नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। पार्किंग में आए दिन जो विवाद होते थे उसको देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी और रेलवे के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम एक बैठक की, जिसमें पार्किंग में होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद जीआरपी ने ठेका एजेंसी से सभी को लॉक और चेन जब्त कर लिया है और अब ठेका एजेंसी नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लॉक नहीं लगा पाएंगी। क्या है इस फैसले की बड़ी बातें? विस्तार न्यूज के संवाददाता अनमोल तिवारी की इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए।
रायपुर रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग में खड़ी होने वाली गाड़ियां अब नहीं होंगी जब्त। ये निर्णय रायपुर के जिला प्रशासन ने लिया है, क्योंकि आए दिन जो है रायपुर के रेलवे स्टेशन के पार्किंग में विवाद होता रहा है। विवाद इसलिए होता रहा है कि नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जब्त कर अवैध वसूली की जाती थी, जिसे लेकर रायपुर के कलेक्टर, एसपी और रेलवे के सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक किया, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जो भी गाड़ियां नो पार्किंग में नजर आएंगी अब उसे लॉक या चैन के माध्यम से जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेशन परिसर में 10 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और उन होर्डिंग्स पर जो है पार्किंग शुल्क और कितने घंटे में कितना क्या चार्ज लगेगा, ये तमाम जो जानकारी है, गाइडलाइन है, वो उस होर्डिंग्स पर नज़र आएंगे, जिसके माध्यम से जो लोग हैं आसानी से समझ पाएंगे। तो ये निर्णय जो है लोगों के लिए सकारात्मक जो है साबित हो सकता है, क्योंकि आए दिन देखिए रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर के काफ़ी विवाद होता रहा है। रेलवे स्टेशन पर जो ठेकेदार हैं पार्किंग के आड़ में हमेशा अवैध वसूली करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब जो निर्णय आया है जिला प्रशासन का, इससे कहीं ना कहीं अवैध वसूली जो है उस पर लगाम लग पाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। रायपुर में मरीन ड्राइव में स्थित गार्डन में बन रहे झूले का आम लोग विरोध कर रहे हैं। आम लोग यानी कि वहां के रहने वाले लोग गार्डन के व्यवसायीकरण का आरोप लगा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त को समर्पित है ये गार्डन। आम लोगों के साथ महापौर एजाज ढेबर भी और कई एमएलसी मेंबर भी यहां पर पहुंचे और विरोध का उन्होंने समर्थन दिया है। तो झूला लगाया जा रहा है और झूले के आसरे व्यवसायीकरण हो जाएगा, ये इन लोगों का आरोप है। यहाँ के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और इस विरोध का समर्थन दिया है महापौर ने। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोरबा से खबर है, जहां पर सीएसईबी से 10 लोहे के स्क्रैप की चोरी के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सीएसईबी प्लांट के पीछे मकान में छिपाकर स्क्रैप रखे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ये पता कर रही है कि इससे पहले भी इन्होंने कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। सीएसईबी से ये चोरी की गई थी और अब 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दर्री थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ख़ास बात यह है कि अब इन सभी आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है ताकि और खुलासे हो सकें। स्क्रैप की चोरी की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लगातार शिकायतें भी मिल रही थी पुलिस को कि चोर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए है, इसलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे हम कि मॉनसून झूम के आएगा और ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, इस बार भाई बारिश अच्छी हुई है। इस बार मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी कर दी है पूरे देश के मौसम को लेकर, वो भविष्यवाणी बड़ी अच्छी सुनने में लग रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कई बार गलत भी साबित होता है। इस बार उम्मीदें हैं कि सही साबित होगा। रिपोर्ट देखिए। देश और प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं गर्मी के तीखे तेवर भी लोग झेल रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करके एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। 2 दिन पहले ही राजधानी भोपाल में हल्की बारिश हुई थी। अब गुड न्यूज ये है कि मॉनसून बिल्कुल लेट नहीं है, यानी सही समय पर मध्य प्रदेश में, देश में पहुंच जाएगा। भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभागों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल में कम बारिश की संभावना। 19 मई को अंडमान निकोबार तक मॉनसून पहुंचेगा। केरल में मॉनसून एक दिन पहले यानी 31 मई को पहुंच जाएगा। उधर अगर बात करें कि अपने प्रदेश में कब मॉनसून की दस्तक होने जा रही है, तो ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून तक के बीच मॉनसून की दस्तक हो जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ में भी 13 से 17 जून तक मॉनसून की दस्तक हो जाएगी। भोपाल के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक परमेंद्र कुमार का कहना है कि मॉनसून समय पर है और अच्छी बारिश होगी। अभी जो है मध्य प्रदेश में एक साइक्लिक सर्कुलेशन है सेंट्रल पार्ट में, और एक उत्तर प्रदेश में साइक्लिक सर्कुलेशन है, और इसके साथ ही एक
साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट विदर्भ और उसके आसपास भी है, और ट्रफ लाइन भी जो है साउथ इंडिया कर्नाटक से विदर्भ तक गई हुई है। तो नया वेस्टर्न हिमालय रीजन में 17 को आने की संभावना है। अच्छी बारिश सबसे ज्यादा किसानों के लिए जरूरी है। उनकी फसल पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर करती है, लेकिन कई बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान गलत भी साबित हो जाते हैं। किसानों की हक की बात उठाने वाले किसान नेताओं ने भी अच्छी बारिश की भविष्यवाणी पर खुशी जाहिर की है। अच्छा है, अगर मानसून समय पे आ रहा है तो उसका हम स्वागत करेंगे मानसून का, और किसान भी ये आपकी फोरकास्टिंग के आधार पर अपनी तैयारियों में लग गया है। हम लोग भी लगे हुए हैं। मानसून समय पे आएगा, खेती बाड़ी समय पे होगी और समय पे हम लोग सब काम कर पाएंगे। खेती बाड़ी में समय का बहुत महत्व होता है। अगर प्रॉपर समय पर मानसून नहीं आया तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो बुंदेलखंड में कहावत है, आषाढ़ का चूका किसान और डार का चूका यानी बंदर, वो दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए समय का बहुत महत्व है खेती बाड़ी में, और मानसून आ रहा है तो निश्चित तौर से इससे हम लोगों को प्रसन्नता भी है, पर कितना सही फोरकास्टिंग है ये वक्त बताएगा। देखिए, किसानों के लिए मौसम का पूर्व अनुमान पता चलना बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। उसके अनुसार जो क्या है, किसान अपनी खेती को लेकर तैयारियां शुरू कर देता है। बहुत सारी स्थिति ये होती है कि मान लीजिए बारिश के समय में एक सोयाबीन और धान, इनकी फसलें अधिक होती है, तो पूर्व अनुमान लग जाने से किसान अपनी तैयारियां ऐसी कर देता है कि भाई मुझे धान जो है वो किस समय पर लगानी है, सोयाबीन जो है उसकी बोनी किस समय पर करनी है, क्योंकि पूर्व अनुमान लग जाने से हमको ये पता होता है कि हमको उसकी सिंचाई की व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि धान में अधिकतर जो पानी लगता है वो बारिश के पानी से ही धान किसान लगा पाता है, जिससे कि उसकी फसल बहुत अच्छी रहती है और उससे जो है वो किसान को लाभ होता है। फिलहाल तो गर्मी प्रचंड है और अगले 4-5 दिन मध्य प्रदेश के साथ देश के 10 राज्यों में लू चलने का अनुमान बताया गया है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब का पानी भी गर्मी में कम हो रहा है, लिहाजा अच्छी बारिश की भविष्यवाणी एक अच्छे मौसम और अच्छी पैदावार की तरफ संकेत कर रही है, और उम्मीद यही है कि जैसा पूर्वानुमान में बताया जा रहा है वैसा ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बात पानी की हो रही है। एक खबर अच्छी थी, हमने आपको दिखाई। एक खबर चिंता वाली है, वो है डायरिया की दहशत की। ये भी खराब पानी पीने की वजह से कई बार होता है, सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगातार डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। कवर्धा के देहान, डीही और कोयलारी में ग्रामीण लगातार दूषित पानी पीने की वजह से लोग डायरिया की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बताया जा रहा है कि डायरिया के प्रकोप से लगभग 140 मरीज सामने आ चुके हैं। उधर स्वास्थ्य अमला गांव में मॉनिटरिंग कर रहा है। अब तक 2 लोगों की डायरिया से मौत भी हो चुकी है। तो आप देखिए कि किस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि दूषित पानी नहीं पीना है। गंदा पानी या दूषित पानी पीने से डायरिया सबसे ज़्यादा होता है, एक मुख्य कारण यही माना जाता है। और इस डायरिया के बढ़ते प्रकोप से लोग डरे हुए भी हैं, चिंतित भी हैं। तो 2 लोगों की मौत डायरिया से अब तक हो चुकी है। पीने के पानी की जांच भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। 140 मरीज अब तक डायरिया से बीमार हो चुके हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा आपको बता रहे हैं कवर्धा से। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल खबर विस्तार से मैं इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज।